नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 6 के बच्चों को हिंदी के पाठ 2 पाठ का शीर्षक है बचपन के बारे में प्रकाश डाल रहा हूँ। मैं लाइन बाय लाइन लेकर चलूँगा। थोड़ा सा 2 पंक्ति में इंट्रोडक्शन है लेखिका के बारे में और कहानी के बारे में, फिर मैं कहानी पर चला आऊँगा। आज की हिंदी की झलक देने वाली कृष्णा सोबती की रचना बचपन के भाषा प्रयोगों के नमूनों से बच्चों को हिंदी की समृद्ध परंपरा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। पुनः देखें, आज की हिंदी की झलक देने वाली कृष्णा सोबती की रचना बचपन के भाषा प्रयोगों के नमूनों से बच्चों को हिंदी की समृद्ध परंपरा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। पुनः पाठ पर आए। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। ध्यान देंगे, लेखिका कहती है, लेखिका हम लोगों से काफ़ी बड़ी है, लेखिका की उम्र अधिक है, लेखिका पिछले शताब्दी की है और हम लोग इस शताब्दी के हैं। उम्र में काफ़ी अंतर है, इसलिए एक अनुमान से वह कहती है कि मैं तुम लोगों की दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। कहने का मतलब तुम लोगों के दादी और नानी के उम्र की मैं हूँ, बड़ी मौसी की उम्र की भी हूँ। इस उम्र में होने के नाते परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी एक बड़े बुजुर्ग लोगों की ओहदा है, पोस्ट है, जो लेडीज लोगों को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़ा पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और कुछ चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। हाँ, ध्यान देंगे, उम्र के साथ मनुष्य का पहनावा चेंज होता है। जैसे जैसे लोग उम्र दराज होते हैं, उनके पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आते हैं। जैसे लेखिका पहले ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़ा पहनती थी, लेकिन अब उम्र अधिक हो जाने के कारण वह सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, या हल्के रंग के जो कपड़े हैं उसको ज़्यादा पहनने की कोशिश करती हैं।
और इस उम्र से 10 साल पहले जो उनका पहनावा रहा है, जैसे फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते, उस समय लगता है कि उस समय उनकी कुछ बचपना थी, इसलिए ये सब बचपन के ड्रेस पोशाक हो सकते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक, धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनोटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। हर जमाने में लोगों के पहनावा में कुछ बदलाव आते रहते हैं। लेखिका के ज़माने में जब उनकी बचपना, तो उस समय चुनटों वाला घेरादार फ्रॉक का प्रचलन था और उस फ्रॉक के नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, जिसको पाजामा वगैरह कह सकते हैं, वो पहना करती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। फ्रॉक जेब वाले होते थे और फ्रॉक में वह अक्सर रुमाल रखा करती थी और रिबन का ज़माना था, बालों में रंग बिरंगे रिबन बांधा करती थी औरतें। तो लेखिका भी उस ज़माने से अलग नहीं थी, ये भी रंग बिरंगे रिबन बांधती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसे नीचे फर टंगी थी। धागों के फर होते हैं जो नीचे फ्रॉकों में लटके हुए रहते हैं। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, कोटी प्याजी ये कलर है। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इस तरह के भी पोशाक को लेखिका बचपन में धारण करती है, जैसा उसको स्मरण है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मोजा अपने ही धोना चाहिए, क्योंकि मोजे गंध देते हैं और जो परिवार अच्छा होता है उस परिवारों में मोजे धोने का खुद का ही चलन रहता है, जैसे लेखिका के घर में था। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। परिवार में ऐसा रोक था, मना था, इसलिए वे परिवार के लोगों को नहीं दिया करती थी। हमें बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। रविवार के दिन का नियम यही था, मोजे धोना, मोजे धोने के बाद जूते को कपड़े से रगड़ कर साफ करना, पॉलिश करना। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका कहती है कि बचपना की आदत आज तक बनी हुई है, बचपन की आदत आज तक बनी हुई है और मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता।
हाँ, अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। सॉरी, ध्यान देंगे, एक लाइन छूट गया था। अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आजकल के नए जूते लेखिका पहनती है तो पहले जैसा आरामदायक महसूस नहीं होते, क्योंकि लेखिका के पैर में छाले पड़ जाते। इसलिए आजकल के नए जूते पर लेखिका का कमेंट है, कटाक्ष है, तीखा प्रहार है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। पहले जूते धारण करने पर जूते के चमड़े हार्ड होते थे और वे बराबर नहीं पहनने से या काफ़ी देर तक पहनने से दिक्कतें महसूस होती थी और इसके लिए लेखिका रुई अक्सर मोजा में डाल लिया करती थी कि पैर में किसी तरह की दिक्कतें अड़चने न आए। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल कहते हैं जैतून के तेल, या कैस्टर ऑयल जिसको अरंडी का तेल कहते हैं, साप्ताहिक शनिवार को लेखिका को पीना पड़ता, क्योंकि ये सेहत के लिए ज़रूरी है। इससे पेट में किसी तरह की बीमारियां नहीं होती। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि इस दवा में कोई स्वाद नहीं था। ये दवा तीखी लगती थी। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। जैसे ही शनिवार आता, लेखिका के अंदर कुछ घबराहट हो जाती और उस लगता कि अब मुझे आज इस दवा को पीनी पड़ेगी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, विचलित होने लगती, बेचैन हो जाती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। कहने का मतलब, यह परिवार में ऐसा प्रचलन था कि आपको पीना है। अगर वो नहीं भी पीती तो उनका स्वास्थ्य कोई कमज़ोर नहीं था, उनका सेहत ठीक ही रहता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका बच्चों को बताती है कि जो हमारा समय था और आज जो वर्तमान में समय चल रहा है, इन दोनों समय में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको वह स्पष्ट करना चाहती है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन एक तरह का बाजा है। उस लेखिका के ज़माने में बाजा के रूप में ग्रामोफोन ही था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और आज हम लोगों के ज़माने में रेडियो और टेलीविज़न है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। पहले लेखिका के ज़माने में कुल्फ़ी का प्रचलन था और आज उसके जगह पर आइसक्रीम हो गई है। हमारे और तुम्हारे हर सेंटेंस में इस पर ध्यान देना है। कुल्फ़ी लेखिका के ज़माने का है और आइसक्रीम हमारे ज़माने का है। कचौड़ी समोसा लेखिका के ज़माने में है और आज के ज़माने में पैटीज में बदल गए हैं, यानी पैटीज उसके बदले में आता है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत के जगह पर आजकल कोक पेप्सी यानी ठंडा कोको कोला पेप्सी आदि का प्रयोग होता है, उसको लोग इस्तेमाल में लाते हैं। उन दिनों कोक नहीं,
लेमनेट विंडो मिलती थी। उस समय कोक का कोई प्रचलन नहीं था, लेमनेट विंडो उसके जगह पर लोग इस्तेमाल करते थे। यानी लेखिका कहती है कि हमारे ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में क्या डिफरेंस है, उसको इन पंक्तियों में वो स्पष्ट की है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेबिको रेस्तारा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। कहने का मतलब बच्चे अक्सर मीठे चीज़ अधिक पसंद करते हैं और दुकान वाली चीज़ें लेखिका को भी खाने में काफ़ी आनंद मिलता था। और इनके भाई और बहन भी जो थे वे भी इनके साथ इनसे हम उम्र के ही थे, लगभग 1-2 वर्ष का फासला था, इसलिए उन लोगों को लेकर के वह शिमला मॉल में चली जाती और डेबिको रेस्तारा की चॉकलेट और पेस्ट्री लाती और शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाती और जी भर खाते। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई पर गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर हर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कहने का मतलब गिरजा मैदान के इर्द गिर्द भी खाने पीने वाली चीज़ें मिलती जो इन लोगों को काफ़ी पसंद होता। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, जबकि ये लोग रोज़ नहीं जाया करते। घर से इन लोगों को सप्ताह में एक दिन ही चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। लेखिका का खाने का चॉकलेट कुछ तरीका अलग था। वो रात में जब सोते वक्त बिस्तर पर जाती, उस समय वो चॉकलेट का आनंद लेती। शिमला के काफल एक तरह का फल है जिसको काया फल भी कहते हैं। बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे लगते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ ऐसे होते हैं जो जिसका रंग लाल होता है और कुछ गुलाबी होते हैं जिसमें रस भरा हुआ रहता है। वास्तव में कस्मल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक तरह का फल है, एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाने और फिर छिलके उतारकर मुंह में डालने पर ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण उस समय का नाश्ते के रूप में ये खासते चीज थे। अनार के दानों का चूर्ण और चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था उस जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय आजकल तरह तरह के नमकीन जो हम लोग खाते हैं उस समय नहीं था। चना जोर गरम का ही काफ़ी प्रचलन था। और लेखिका जब स्कूल में पढ़ती उस समय स्कूल के बाहर चने जोर गरम वाली जो ये दोहे कविता फेरी वाले के द्वारा सुना जाता, जिनको अभी तक उसको याद रहता है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती
एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने से एक खास लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मेजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। शिमला एक घूमने फिरने लायक जगह है, जहाँ बचपन में लेखिका रहा करती थी और आज भी उनको याद है अपनी बचपना। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। ननिहाल में भी घोड़े थे और वे काफी हिरिष्ट पुष्ट थे, जिस पर लेखिका सैर करती थी। शाम को रंग बिरंग गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घाटियां, तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो गया था। शिमला एक हिल स्टेशन है, जहां से दूर दूर तक की चीजें दिखाई देती है। वहां के सूर्यास्त के बारे में लेखिका की चर्चा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर रही है, दूर दूर तक पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। रिज पर ही रौनक और माल की दुकानों की चमक के ये भी क्या कहने। स्कैंड पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेनें, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सामने सिर पर देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये हिल स्टेशन का वर्णन है, जहाँ पर कालका ट्रेन जाया करती थी और स्टेशन कोई उस तरह का उम्दा नहीं था, छोटा स्टेशन था और वहाँ पर सुरंगें भी बनी हुई थी, जो स्टेशन पर सुरंगों के द्वारा जाया जाता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखाई पड़ते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ऐसा ही लगता है कि जैसे एक बड़ा पक्षी पंख फैलाकर आकाश में विचरण कर रहा हो। उसी तरह से बच्चों को हवाई जहाज नजर आता है। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका अंग्रेजों की जमाने की है और लेखिका की आंखों में कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानियां आई, जिसके चलते उनको चश्मा लेना पड़ा, चश्मा बनवाना पड़ा। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। कोई भी व्यक्ति अगर शुरू में चश्मा लगाए तो उसे अटपटा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, जो जिनको नहीं भी बोलना होता है उस समय बोलते हैं और कहते हैं आंखों में कुछ तकलीफ है, इसीलिए आपने चश्मा धारण किया है। ऐसा ही कुछ लोग बोलते हैं। इस उम्र में ऐनक, कहे कि उम्र तो कोई काफी नहीं है और इस उम्र में ऐनक पहनना पड़ा।
दूध पिया करो, कोई सलाह देता कि दूध पिया करो, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि खाने पीने में अगर आपका ध्यान रहा तो कुछ दिन के बाद हो सकता है कि तुम्हें चश्मा न पहनना पड़े। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। चश्मा जिनको एक बार लग जाती है प्राय उतरती नहीं है। नंबर बस कम ही होता जा रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। कहने का मतलब टेबल लैंप पर काम करने पर आंखों की रोशनी कम होती है। अगर दिन में कोई काम करे तो आंखों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लेखिका का रूटीन अक्सर शाम के समय लैंप में ही किसी काम के लिए हुआ करता था। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो 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 कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आंख पर चश्मा तो लगाई हो, ठीक है, चचेरे भाई का कमेंट है, लेकिन चेहरा तो लंगूर जैसा नजर आता है। आपने फायदा के लिए पहना, लेकिन चेहरा आपका बदसूरत लगता है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कौन? लेखिका। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, चश्मा पहनी थी उसको उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। यानी चचेरे भाई के कहने पर लेखिका कुछ असंतुलित हो जाती है। कहती है कि आज मुझे चश्मा पहनना पड़ा, यदि मैं चश्मा नहीं पहनता तो मुझे कोई लंगूर नहीं घोषित करता। इसलिए जब वो अकेले में होती है तो इस पर सोचती है और बार बार कभी चश्मा पहनती है, कभी उतारती है, देखती रहती हैं। सूरत बनी लंगूर की ये बातें उन्हें याद रहते हैं। नहीं, हाँ, पहनती है तो लंगूर जैसी, निकाल देती है तो बिल्कुल अच्छी। इसलिए नहीं, हाँ, वो कहती। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। नया रूप धारण करने के बाद कुछ अजीब सा लगता ही है, जैसे चश्मा पहनने के बाद लगता है, वैसे टोप पहनने के बाद भी लगता है। अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब तो चश्मा एक अंग के समान हो गया है। अब चश्मा पहनने से कोई दिक्कतें नहीं आती और ना कोई बोलते, क्योंकि ये दैनिक रूटीन में आ गए थे। अब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली। कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहा सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहने का मतलब दुपट्टा धारण करने पर और टोप धारण करने पर दोनों दो सभ्यता संस्कृति की चीजें हैं, दोनों में काफी अंतर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक पर हम कमेंट कर सकते हैं और दूसरे को अपना सकते हैं। धन्यवाद।